G-SAT सैटेलाइट के बाद अंतरिक्ष में क्यों छुटकू जासूस से छूटा साथ? क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद इसरो नहीं बचा पाया धांसू खबरी? क्या चीन ने फिर से की है कोई बड़ी साजिश या अमेरिका की है कारस्तानी? SSLV सफल रहा तो फिर क्यों जासूस को जिंदा नहीं कर पाए इसरो वैज्ञानिक? दोस्तों, 7 अगस्त को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत ने SSLV रॉकेट को एक बेहद तगड़े जासूस EOS-2 के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किया। लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ है कि एक बार फिर देश के सामने चंद्रयान 2 और G-SAT-1 वाली साजिश की पहेली फिर से जिंदा हो गई है। तो आखिर इसरो के इस मिशन के साथ क्या कुछ हुआ है? इसरो वैज्ञानिक फाइनल स्टेज की तालियां पीट रहे थे, तभी अचानक क्यों सन्नाटा पसर गया? भारत ने ऐसा क्या भेजा था जिसने चीन और अमेरिका की जड़ें हिलाकर रख दी थी? वैसे दोस्तों, ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी आखिर क्यों DRDO की अग्नि 5 मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर साजिश हो जाती है? देश के परमाणु वैज्ञानिक मोदी राज से पहले एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से रास्ते से हमेशा के लिए हटाए जाते रहे हैं। क्यों इसरो के बेहद तगड़े अंतरिक्ष मिशन एक के बाद एक साजिश के शिकार होते रहे हैं? और अब ये नया मामला एक बार फिर उसी पहेली को जिंदा कर गया है जो सालों से भारतीयों को झकझोरती रहती है। तो पूरा मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इसरो के इस मिशन पर थी। पूरी दुनिया भारत के इस तरह के मिशन के लिए हैरान थी। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसरो के इस मिशन को लेकर भारत के दुश्मन देशों में बेचैनी क्यों थी? पूरी दुनिया हैरानी के साथ इस मिशन पर नजर गड़ाए क्यों बैठी थी? और भारत इस मिशन को लेकर इतना उत्साहित क्यों था? तो दोस्तों, भारत ने अपने इस मिशन के साथ एक बेहद सीक्रेट एक्शन को अंजाम दिया था, जिससे भारत की इंटेलिजेंस बेहद मजबूत होने वाली थी। इसके साथ ही भारत ने EOS-02 को भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए भेजा गया था, जो भारत का बेहद शक्तिशाली इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जिसकी ज्यादा जानकारी किसी को शेयर नहीं की गई है। अपने पहले मिशन में SSLV D1 EOS-02O में ये रॉकेट 2 उपग्रहों की पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित किया है, लेकिन इस पर कुछ खामियां अब सामने आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सैटेलाइट प्लेसिंग में क्या प्रॉब्लम सामने आई है? तो दोस्तों, इस पर हम बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले इन सैटेलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मुख्य पेलोड भू अवलोकन उपग्रह EOS-02 है, जिसका कुल वजन 135 किलोग्राम है। दूसरा उपग्रह आजादी सेट है। ये सैटेलाइट भारत के गौरव को इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि इसके निर्माण में देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने दमखम दिखाया है। यह खबर पूरी दुनिया को बेचैन कर रही थी। दोस्तों, आजादी सेट का कुल वजन 8 किलोग्राम है और इसमें कुल 75 पेलोड हैं। प्रत्येक पेलोड का वजन लगभग 50 ग्राम है। इन सभी पेलोड का इंटीग्रेशन स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों की टीम ने किया है। दोनों उपग्रहों को लगभग 350 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जाना था। उपग्रह से ब्रॉडकास्ट होने वाले आंकड़े भी स्पेस किड्स इंडिया द्वारा तैयार ग्राउंड स्टेशन पर प्राप्त करने की योजना थी। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के आकर्षक और फलते फूलते छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार में प्रवेश करने के सपनों को आगे बढ़ा सकता है। कम से कम टर्न अराउंड समय के साथ इस प्रभावी रॉकेट को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया। अपने सफल प्रक्षेपण के साथ SSLV अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य निजी का भारतीय कंपनी के बीच विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट के लिए वैश्विक बाजार में सबसे ताकतवर बनने ही वाला था। इसके अलावा इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि SSLV का विकास 5 वर्षों में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसके प्रक्षेपण पर अनुमानतः केवल 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि PSLV की तुलना में काफी कम है। अब SSLV 500 किलोग्राम तक के वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए प्रति किलोग्राम अत्यंत किफायती दर पर उपलब्ध हैं, जो अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस मिशन ने अपने हर स्टेज में सफलता हासिल की, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश मायूस हो उठा। तो क्या इसरो का यह मिशन फेल हो गया है? इसरो ने इस मिशन को छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? क्या हुआ है उन सैटेलाइट्स का जो रॉकेट SSLV D1 के साथ भेजे गए थे? दोस्तों, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। इसरो के वैज्ञानिक का जज्बा आपको हिलाकर रख देगा। भारत का अंतरिक्ष मिशन नहीं हुआ है नाकाम। इस्तेमाल नई तकनीकों ने कर दिखाया कमाल। इसरो ने मिशन पूरा करने की खा ली है कसम। दोस्तों, SSLV D1 के बारे में इसरो ने जो कुछ कहा उन सबको ध्यान देने की जरूरत है जो इस मिशन के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, SSLV D1 ने उपग्रहों को 356 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा के बजाय 356 किलोमीटर बाय 76 किलोमीटर अंडाकार कक्षा में स्थापित किया। उपग्रह प्रयोग करने योग्य नहीं है।
समस्या की जरूरी पहचान की गई है। सेंसर फेल होने के कारण उपग्रहों में विचलन देखा जा रहा है। एक समिति इस संबंध में एनालिसिस और फिर अपनी सिफारिशें देगी। उन सिफारिशों के एग्जीक्यूशन के लिए इसरो जल्द ही SSLV D2 के साथ वापस आएगा। दोस्तों, इसरो चीफ ने इस पर क्या कहा, उपग्रहों के बारे में उन्होंने क्या बताया। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन ने कहा है कि पहले चरण के साथ SSLV D1 ने शानदार उड़ान भरी और बाद में स्टेज 2 और स्टेज 3 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आखिरकार जब SSLV D1 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा तो दोनों उपग्रह से अलग हो गए। हालांकि बाद में हमने उपग्रहों की कक्षा में स्थापित करने में एक विसंगति देखी। इसरो चीफ ने आगे जो कहा वो उपग्रहों की प्लेसिंग से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इसरो अध्यक्ष ने आगे बताया कि जब किसी उपग्रह को ऐसी कक्षा में रखा जाता है तो लंबे समय तक वहां बने नहीं रह सकते हैं और गिर जाते हैं। S सोमनाथन ने कहा कि उपग्रह पहले ही निर्धारित कक्षा से नीचे आ चुके हैं और वो अब प्रयोग करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की यथोचित पहचान की गई है लेकिन इसका गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने SSLV D1 को लेकर कहा कि इस रॉकेट में शामिल किए गए अन्य नई चीजों ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें प्रोपल्शन स्टेजेस, पूरा हार्डवेयर, इसका एरोडायनेमिक डिजाइन, नई पीढ़ी और कम लागत वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नया सेपरेशन सिस्टम, रॉकेट का पूरा आर्किटेक्चर, सब कुछ शामिल है। हम इससे खुश हैं। दोस्तों, इस तरह से इसरो के मिशन को हम पूरी तरह से असफल कभी नहीं मान सकते हैं और सबसे खास बात यह कि वैज्ञानिकों ने जिस नई तकनीक का इस्तेमाल इस मिशन में किया वो पूरी तरह से सफल रही है। अब इसरो इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब ना होने से हताश होकर नहीं बैठा है, बल्कि देश के वैज्ञानिक अब दोगुनी ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ इस मिशन पर फिर से काम पर लग गए हैं। भारत अपने इस मिशन को कामयाब करने के लिए बेहद एक्टिव है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत की सुरक्षा और कमर्शियल फायदे के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी देश में एक नई तरह की तकनीक आधारित ताकत को अर्थव्यवस्था को जोड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इस मिशन के अंतिम स्टेज में जाकर गड़बड़ी होने पर तमाम एक्सपर्ट ये भी आशंका जता रहे हैं कि अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत से चिढ़े हुए चीन ने साइबर अटैक करके इस मिशन को खराब किया होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट की इस राय को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि दुनिया भर में चीन पर इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। चीन जमीन के बाद स्पेस में भी अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करता है। वो चांद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपनी साइबर टीम को बेहद मजबूत कर रखा है और वो साइबर अटैक करके दुनिया के देशों को परेशान करता रहता है। गलवान में पिटने के बाद चीन होश खो बैठा था और भारत को जवाब देने के लिए उसने भारत में ब्लैकआउट करने की स्कीम बनाई थी और अपनी इसी स्कीम के तहत उसने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर अटैक करके कई घंटों का ब्लैकआउट कर दिया था। कई घंटों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन के पहिए थम गए थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस फॉल्ट को सुधारा गया था। बाद में खुलासा हुआ था कि चीन की बड़ी साजिश थी। सीधे युद्ध में पिटने के बाद चीन भारत पर पीठ पीछे हमला करना चाहता था। चीन इस बात के लिए तैयार था कि अगर भारत गलवान में दबाव बनाता है तो वो पूरे देश में ब्लैकआउट करके उसका बदला लेगा। इस खुलासे से देश सन्न रह गया था। इसी तरह चीन अमेरिका में बार बार साइबर हमले करके अमेरिका की नींद उड़ाता रहा है। उसने नासा के तमाम मिशन को साइबर अटैक करके बर्बाद किया है। जैसे सुपर पावर चीन के खिलाफ बेहद गुस्से में है, वो ड्रैगन को मजा चखाने का मौका ढूंढ रहा है। लेकिन भारत इस मिशन का तगड़ा एनालिसिस और इंक्वायरी करने जा रहा है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। लेकिन एक बात बेहद जरूरी है जिस पर देश को काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में देश की बड़ी हस्तियों ने देश को चेताया है। आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं जो इतना गंभीर है। तो दोस्तों, देश को साइबर ताकत को बेहद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, खासकर तब जब हमारा मुकाबला चीन जैसे देश से है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो देश को बेहद खतरनाक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं? इस बारे में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।